हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। जैसे कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा आज का यूनिट है यूनिट 3 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड्स। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड में जो भी टॉपिक है वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड्स में कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड एंड रिपीटेशन मेथड, ये 3 मेथड आज देखने वाले हैं। ओके, इन डिटेल में। अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो जरूर कर ले और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले। फर्स्ट है कंटिन्यूस मेथड। द कंटिन्यूस मेथड इज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अप्रोच दैट एम्फसाइज अनइंटरप्टेड सस्टेन्ड एफर्ट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कंटिन्यूस मेथड में क्या होता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक विदाउट एनी ब्रेक वो एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, साइकिलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग है। ये सब एक्टिविटी कंटिन्यूस मेथड में आती है। सो इट इज़ पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर एक्टिविटीज रिक्वायरिंग endurance सच एज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड अदर एरोबिक बेस्ड स्पोर्ट्स। तो जैसे कि हमने अभी बात किया, जो भी एरोबिक बेस्ड स्पोर्ट्स है वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। The primary goal of continuous method is to improve cardiovascular fitness, stamina and ability to sustain effort over time। तो प्राइमरी इसका जो है गोल है कंटिन्यूस मेथड का, वो ये है कि इससे सीवी एंड्योरेंस बढ़ाना है आपको, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, स्टेमिना आपका इससे बढ़ता है और इससे आपके एबिलिटी सस्टेन होती है, जो कि मतलब एफर्ट है, आपके जो भी एफर्ट है वो बहुत देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो सस्टेन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूस मेथड के प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज। इसमें क्या क्या आता है हम देखेंगे। इसका डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन है। Definition is continuous training involves maintaining a steady state and constant level of exercise intensity without significant variation। Without any variations, जो भी है, significant variation, without significant variation, आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली करना है। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। अब एथलीट्स एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक रनिंग और स्विमिंग एट अ कंसिस्टेंट पेस फॉर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 20 मिनट्स टू सेवरल आवर्स। तो इसमें जैसे कि एथलीट्स जो एंगेज होते हैं रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग एक्सरसाइजेस में, एक कंटिन्यूस पेस रहता है। मतलब अगर रनिंग हो, जैसे कि 6-7 मिनट में 1 किलोमीटर कर रहे हैं, तो 2-3 घंटे तक वही पेस से वो रनिंग करते हैं। तो इससे एरोबिक फिटनेस भी मेंटेन होता है और वो कंटिन्यूस मेथड का प्रिंसिपल भी सॉल्व होता है। तो जो भी एक्टिविटी है वो मोर देन 20 मिनट्स रहे और वो आवर्स तक रहे सेम पेस से, तो वो कंटिन्यूस मेथड हो जाती है। नेक्स्ट है एरोबिक एनर्जी सिस्टम एम्फसिस। इसका फोकस है फर्स्ट, द कंटिन्यूस मेथड predominantly targets the aerobic energy system which relies on the oxygen to produce energy to sustain activities। सबसे पहले इसका फोकस है कंटिन्यूस मेथड का कि ये एरोबिक सिस्टम पे, एरोबिक एनर्जी सिस्टम पे को टारगेट करते हैं। उससे क्या होता है कि विच रिलाइज ऑन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सस्टेन एक्टिविटीज। वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ताकि उस एक्टिविटी के लिए आप सस्टेन रह पाए। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग enhance the efficiency of the cardiovascular system, increases aerobic capacity and improves the body's ability to utilize oxygen। तो उस ये कंटिन्यूस मेथड से क्या होता है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होती है, सीवी इंड्योरेंस, आपका सीवी सिस्टम इम्प्रूव होती है। उसके बाद इसकी आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है और आपकी बॉडी की एबिलिटी बढ़ती है, जो भी मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो इससे बढ़ती है। ओके, मतलब आपको जल्दी से आपको थकावट नहीं महसूस होती। ओके, next is long duration workouts। In long duration workouts, continuous training sessions are often longer compared to the often training methods। जैसे कि मैराथन डिस्टेंस रनिंग है, 42 किलोमीटर है, साइकिलिंग इवेंट है, बीआरएम इवेंट है, टूर दे फ्रांस जैसे इवेंट है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपको बहुत सारा देर आपको फील्ड पे मौजूद होना होता है। ओके, endurance building extend duration helps build endurance, teaching
the body efficiently use available energy stores and maintain performance over prolonged periods. So जो भी आपका इसमें एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है वो आपको एंड्योरेंस बिल्ड करती है। ओके, मतलब ज़्यादा देर अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो सेम पेस से तो आपका इससे एंड्योरेंस बिल्ड होता है। तो आपकी ये एनर्जी से कंजर्व करती है, सेव करती है और आपको परफॉर्मेंस भी बढ़ाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट फोर्थ है इंटेंसिटी कंट्रोल, moderate intensity. The intensity of continuous training is typically moderate, allowing athletes to sustain the efforts for an extended period without reaching fatigue too quickly. तो इससे क्या होता है कि आपकी इंटेंसिटी कंटिन्यूस ट्रेनिंग में टिपिकली मॉडरेट रहती है, हाई इंटेंसिटी नहीं रहती है इसमें। उससे क्या होता है कि एथलीट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाते हैं और उनको थकावट भी महसूस नहीं होती, मतलब फटीग नहीं आता है जल्दी। ओके, तो इससे वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मैराथन ट्रेनिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, प्लैंक देख रहे हो आप, अगर प्लैंक भी यहाँ पे एक्सरसाइज दिया, एग्जाम्पल दिए हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हार्ट रेट जोन, ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक हार्ट रेट जोन ऑफन विद इन 60 to 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट इज कॉमन। सो कंटिन्यूस मेथड में 60 to 80% हार्ट रेट का ही यूज होता है। तो मेनली जोन 2 जोन 1 जो भी एरोबिक जोन रहते हैं, इसमें ही एथलीट उनके मैक्सिमम हार्ट रेट के हिसाब से ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग मॉडलिटीज, तो हम कंटिन्यूस मेथड में जो भी ट्रेनिंग मॉडलिटीज है वो देखने वाले। सो फर्स्ट है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग, जिसको एलएसडी ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो बहुत से मैराथनर साइकिलिस्ट इसको ये टर्म को यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज फोकस, इन्वॉल्व्स लॉन्ग ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज टू इनहांस एंड्योरेंस। सो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपके इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। ओके, और ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है, मतलब कि आवर्स 2-3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो होने के कारण आपका ऑक्सीजन लॉन्ग देर तक सस्टेन कर पाती है बॉडी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप चिट चैट करते हुए आपकी एक्टिविटी आपके फेलो राइडर के साथ, फेलो रनर के साथ आप कर सकते हो। ओके, विदाउट एनी फटिंग। सो एग्जाम्पल हमने देख ही रहे, हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग एट स्टेडी पेस। फार्टलेट ट्रेनिंग, तो सेकंड है फार्टलेट ट्रेनिंग। इसका डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड इंटरवल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स पीरियड्स ऑफ वेराइटी इंटेंसिटी विद इन अ कंटिन्यूस सेशन। सो एक ही ट्रेनिंग सेशन में आपके वेराइटी ऑफ स्पीड होता है, जैसे कि हमने पहले लो स्लो डिस्टेंस एलएसडी ट्रेनिंग देखा था, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपका पेस बढ़ता है, थोड़ी देर बाद कम भी होता है, फिर से बढ़ता है, ऐसा इसमें होता है। सो इसका एप्लीकेशन है एथलीट्स में अल्टरनेट बिटवीन जॉगिंग एंड स्प्रिंटिंग ड्यूरिंग अ रन, इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबिलिटी इन इंटेंसिटी। तो मैं रनिंग का एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि जैसे फार्टलेट ट्रेनिंग होता है तो 400 मीटर फास्ट, उसके बाद में 1 मिनट स्लो जॉग और रन, उसके बाद में 600 मीटर फास्ट, उसके बाद में फिर से 1 मिनट और 1.5 मिनट स्लो जॉग और रन। तो ऐसे ही ये चलते रहता है। जो भी आपका वर्कआउट प्लान है, जो भी रेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये प्लान डिजाइन करते हैं। ओके, इसमें पहले थोड़ा वार्म अप, 10-20% वार्म अप एंड 10-20% कूल डाउन भी शामिल होता है। फर्स्ट कंटिन्यूस मेथड के बेनिफिट्स देखेंगे। फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग इन्हांस द इफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ cardiovascular system, improving the heart's ability to pump the blood and muscles ability to use oxygen। तो कंटिन्यूस मेथड से आपकी बॉडी मैक्सिमम ब्लड पंप करती है हार्ट को। तो उससे क्या होता है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होती है और आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक एबिलिटी सॉरी एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट इज endurance डेवलपमेंट, एथलीट्स कैन significantly improve their endurance, allowing them to perform for extended duration without experiencing significant fatigue। तो इंड्योरेंस, जैसे कि आपको पता है कि इंड्योरेंस मतलब क्या, आप जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर पाए। तो कंटिन्यूस मेथड से इंड्योरेंस आपका बढ़ता है, आपको फटीग नहीं आता है जल्दी, आपको थकावट भी कम आती है। कैलोरी एक्सपेंडिचर, continuous training contributes to calorie burning and can be effective for individual aiming to manage body weight or improve overall fitness।
तो जिनको भी आप उनका वेट मैनेज करना है, वेट कम करना है और फिटनेस उनको इम्प्रूव करना है, ओवरऑल फिटनेस, तो उनके लिए कंटिन्यूअस मेथड बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो आपके मैक्सिमम कैलोरी इसमें बर्न होती है। ओके। Next is mental toughness. Sustained effort over a prolonged period helps to develop mental toughness and discipline, which is crucial for endurance challenge and endurance sports. तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से क्या होता है कि आपका मेंटल टफनेस भी बढ़ता है, क्योंकि आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप फील्ड पे रहते हो, जो भी एक्टिविटी है वो करते रहते हो, क्योंकि आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन लगता है, एक्सट्रिंसिक तो कभी मिलता है, नहीं तो कभी नहीं मिलता है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन के वजह से आप वो एक्टिविटी मैक्सिमम टाइम तक कर सकते हो, तो इससे क्या होता है कि अपना आपका मेंटल फिटनेस भी बढ़ता है, मेंटल टफनेस भी बढ़ता है। और ये क्रूशियल है, क्योंकि आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक कभी वो एक्टिविटी करना है आगे जाके, जो भी आपका रेस रहेगा, आपका जो भी चैलेंज रहेगा, वो मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको मेंटल टफनेस इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस मेथड में कंसिडरेशन एंड वेरिएशंस क्या रहते हैं। सो फर्स्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। To continue improve to continually improve, athletes can progressively increase the duration and intensity of continuous training session over time. जैसे कि आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 20-30 मिनट से स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, उसमें आप उसके बाद आप 20% आपके कोच के हेल्प से आप उसमें वो टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं। Next is individualization. So in individualization, the continuous method can be adapted to individual fitness level, ensuring that athletes train at an intensity appropriate for their current abilities. तो एथलीट का एज, उनका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड देख के, उनका और बाकी सिचुएशन देख के इंडिविजुअली वो कैसे इम्प्रूव हो जाएंगे, उनका उनका फिटनेस कैसे इंप्रूव हो सकता है कंटिन्यूस मेथड से, तो ये भी देखा जा सकता है। कोई एथलीट्स को 20-30% लोड दे के वो इम्प्रूव होते हैं, लेकिन कुछ बाकी एथलीट्स 10% और 50% में ही इम्प्रूव होते हैं। तो ऐसा इंडिविजुअलाइजेशन रहता है, तो इसमें हर एक एथलीट अपने अपने हिसाब से इम्प्रूव होता है। Next is sport specific application. Athletes tailor continuous training to mimic the demands of their specific sports, ensuring the development of relevant endurance and stamina. तो एथलीट्स को जो भी स्पोर्ट स्पेसिफिक उनका एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से जो भी उनको लगने वाला है, उसके हिसाब से उनका इंड्योरेंस और स्टेमिना इससे बढ़ा जा सकता है। ओके। सो फर्स्ट हमने देखा कंटिन्यूस मेथड, नाउ वी विल मूव टू द इंटरवल मेथड. So the interval method is a sport training approach that involves alternating periods of intense efforts with periods of rest और lower intensity activity. So interval, इसके नाम में ही आप समझ पाते हो, interval मतलब कुछ interval से वो activity करना है और उसके बाद थोड़ा rest लेके फिर से वो activity करना है, ऐसे repetitively करना है. This method is widely used across various sports and fitness training programs to improve both aerobic and anaerobic capacity, enhance speed and power in and induce specific physiological adaptations. तो ये मेथड दोनों के लिए यूज होती है, आपका एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम इंप्रूव करने के लिए दोनों के लिए यूज होती है, क्योंकि आप जब फास्ट करते हैं वो एक्टिविटी, तो आपका एनारोबिक सिस्टम इंप्रूव होते हैं और आप कितनी जल्दी उससे रिकवर होते हैं, और कितनी जल्दी आप आपके रेस्टिंग हार्ट रेट पे आते हो या जो भी नॉर्मल हार्ट रेट पे आते हो, तो वो उससे आपका एरोबिक फिटनेस भी इंप्रूव होता है। Next, the key principle of interval method is to push the body to work at higher intensity, followed by periods of recovery, allowing for a repeatedly high intensity effort during a training session. तो इंटरवल ट्रेनिंग का मीनिंग यही है कि आप मैक्सिमम उस टाइम पीरियड में आप आपके बॉडी को आप कितना पुश कर सकते हो, जो भी आपका रेस स्पेसिफिक गोल है, जो भी आपका वर्कआउट स्पेसिफिक गोल है, वो आपको उस टाइम पीरियड में पुश कर रहा है और कितनी जल्दी आप उससे रिकवर भी होते हैं, और ऐसा रिपीटेटिवली आपको इस ट्रेनिंग मेथड में करना है, जिससे कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम इंटरवल मेथड के प्रिंसिपल्स देखेंगे। फर्स्ट इज वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स. सो डेफिनेशन इज द ट्रेनिंग सेशन इज डिवाइडेड into alternating cycles of works, high intensity exercise and rest और low intensity activities. So इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है कि वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स. सो वर्क, जो भी आप वर्क करने वाले हैं उसमें आपको मैक्सिमम कैपेसिटी से आपको वर्क करना है, देन
फॉलोड बाय रेस्ट इंटरवल्स। अगर रनिंग के हिसाब से बात करें तो 2 मिनट को आपको मैराथन स्पेसिफिक गोल से आपको रन करना है फास्ट, जो भी आपका मैराथन पेस है, और उससे थोड़ा 10 सेकंड फास्टर। देन आपको 1 मिनट आपको रेस्ट करना है, वॉक करना है और जॉग भी कर सकते हो। ऐसा रिपीटेडली 8 और 10 रिपीटेशन, जो भी आपका रेस स्पेसिफिक टाइमिंग है, जो भी आपके कोच ने आपको एडवाइस किया है, वो आपको करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, स्प्रिंटिंग 30 सेकंड्स फॉलोड बाय 30 सेकंड्स ऑफ जॉगिंग और वॉकिंग। जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस रनर है, 5K और उससे नीचे 1 माइल रिपीटेशन है, 1500 मीटर्स रनर्स है, तो उनको 30 सेकंड्स उनको फास्ट भागना है एनारोबिक कैपेसिटी से, जो भी उनकी कैपेसिटी है, और उसके बाद में फॉलोड बाय 30 सेकंड ऑफ रेस्ट। सो ये आप 12 रिपीटेशन, 15 रिपीटेशन, जो भी आपके वर्कआउट आपके कोच ने आपको दिया है, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल है इंटेंसिटी वेरिएशन। सो हाई इंटेंसिटी phases, in high intensity phases work intervals involves exercises performed at near maximal effort, targeting both aerobic and anaerobic energy system। सो हाई इंटेंसिटी phases रहते हैं इसमें, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है, एनारोबिक एंड एरोबिक कैपेसिटी में आपको उसमें वर्कआउट करना रहता है। Recovery phases. Next is rest or low intensity intervals allows partial recovery, enabling athletes to sustain high intensity efforts in subsequent वर्क इंटरवल्स। सो नेक्स्ट फेज रहता है रिकवरी फेजेस, जो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 30 सेकंड्स ऑफ जॉगिंग और वॉकिंग, ये आपका रिकवरी फेज है, जो बहुत ही लो इंटेंसिटी होता है। इसमें आपको कुछ भी पुश नहीं करना पड़ता है, जो क्योंकि आपने जो फर्स्ट में हाई इंटेंसिटी फेज में जो भी वर्कआउट किया है, उससे आपको रिकवर होना है, क्योंकि आपको एक ही रिपीटेशन नहीं करना है, इसके बहुत सारे रिपीटेशन करना है। तो वो बहुत सारे रिपीटेशन सस्टेन होने के लिए आपको उतना फास्ट आपको रिकवर भी होना है, और नेक्स्ट आपको हाई इंटेंसिटी फेज के लिए रेडी भी होना है। थर्ड है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। So varied intervals. Interval session can range from very short, example 10 seconds, to longer duration, example 5 minutes, depending on the training goal। जैसे कि हमने पहले ही बात किया है, शॉर्ट डिस्टेंस रनर जो भी है, अंडर 5 किलोमीटर जो भी रेस करते हैं, उनके लिए कम टाइम का रहेगा, लेकिन ओवर द 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन और फुल मैराथन के जो भी रनर रहेंगे और साइकिलिस्ट रहेंगे, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उनके रेस स्पेसिफिक के हिसाब से उनको वो इंटरवल टाइम एडजस्ट करना है। जैसे कि मैराथन ट्रेनिंग है, जिसमें आप 800 मीटर से स्टार्ट करते हो, 400 मीटर से स्टार्ट करते हो, तो आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 माइल, 3 किलोमीटर्स के 5 रिपीटेशन, 5 किलोमीटर्स के 5 रिपीटेशन, उसके बाद में 2 मिनट रेस्ट, ऐसा ये सब कुछ आपका वर्कआउट प्लान रहता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग सेशन डिपेंड्स अपॉन द फिटनेस लेवल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एथलीट। जैसे कि हमने बात किया था, अगर एथलीट नया है तो उसको कम रिपीटेशन दिए जाते हैं और इंटेंसिटी भी थोड़ा कम रखा जाता है, लेकिन एथलीट एक्सपीरियंस है, उसका रेस पास में आ रहा है, तो उसको मैराथन पेस, जो भी उसका रेस पेस है, उस हिसाब से उसको इंटरवल शेड्यूल दिया जाता है, और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो स्पोर्ट्स के लिए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उसका उसको वर्कआउट दिया जाता है। Fourth is specificity. Sport specific application. The selection of exercise and the design of intervals often align with the specific demands of the sports or fitness goals. So जो भी आपके sport specific application है, उस हिसाब से ये आपको वर्कआउट डिजाइन किया जाता है। जैसे कि साइक्लिस्ट के लिए अलग होगा, स्विमर्स के लिए अलग होगा, जो भी हेवी वेट वर्कआउट करते हैं उनके लिए अलग होगा। Adaptation. Interval training can be tailored to improve sprinting ability, endurance, power, or combination of these depending upon the chosen work rest ratio। तो एडेप्टेशन होता है बॉडी को, तो आपकी बॉडी को आदत हो जाती है वो पेस की, जो भी पेस से आप इंटरवल करते हो, तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि ये पेस से मैं इतना टाइम कर सकता हूँ, इतने देर मेरी बॉडी सस्टेन हो सकती है। तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसमें इंड्योरेंस, पावर और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इससे इम्प्रूव होता है। इंटरवल टाइप के मेथड देखेंगे। फर्स्ट है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको HIIT भी बोलता है, बोलते देते हैं। तो इसका डेफिनेशन है शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज अल्टरनेटेड विद पीरियड्स ऑफ रेस्ट और लो इंटेंसिटी एक्टिविटी। जैसे आप देख रहे हैं मेडिसिन बॉल थ्रो, और ये डंबल्स पुल देख रहे हैं, तो ये 1 मिनट में
बहुत फास्ट जितना वो कर सकते हैं उतना मतलब 30 रिपीटेशन 20 रिपीटेशन रिपीटेशन वो करने को आपको बोलते हैं, और उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको रेस्ट दिया जाता है। इसके बेनिफिट्स है HIIT के। इट इज़ नोन फॉर द इट्स एफिशिएंसी इन बर्निंग कैलोरीज, improving cardiovascular fitness and inducing metabolic adaptation। सो HIIT ट्रेनिंग का बेनिफिट है कि आपके कैलोरी बर्न बहुत फास्ट होता है इससे। ओके, उसके बाद में आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और आपका मेटाबॉलिक रेट इससे एडप्टेशन होने में मदद होता है। Next is Tabata training. Definition: a specific form of HIIT involving 20 seconds of all-out efforts followed by 10 seconds of rest repeated for 4 minutes। और इसके 8 साइकिल्स होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था अभी, ये मेडिसिन बॉल थ्रो है, इसके 20 सेकंड्स में आपको ऑल आउट एफर्ट देना है, जितने भी बार आप ये मेडिसिन बॉल थ्रो कर सकते हो, और उसके बाद में आपको 10 सेकंड का एक रेस्ट लेना है, और ये 4 टाइम रिपीट्स करना है, 4 मिनट्स के रिपीट करना है, जिसमें ये आपकी 8 साइकिल्स इन्वॉल्व होंगी। Next is intensity. Tabata is characterized by extreme high intensity effort. So Tabata ये ट्रेनिंग ऐसा है कि इसमें एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आपको करना होता है, जो आपको एफर्ट डालना होता है वो बहुत ही हाई इंटेंस होते हैं। नेक्स्ट इज फार्टलिक ट्रेनिंग। डेफिनेशन देखेंगे हम इसका: कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड इंटरवल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स अनस्ट्रक्चर्ड चेंजेस इन इंटेंसिटी ड्यूरिंग अ कंटिन्यूस वर्कआउट। तो फार्टलिक ट्रेनिंग ये कंटिन्यूस और इंटरवल ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड चेंजेस रहते हैं, जो भी आपके इंटेंसिटी रहती है आपके वर्कआउट में उसके हिसाब से। वेरिएबिलिटी: एथलीट्स कैन फ्रीली अल्टरनेट बिटवीन हाई एंड लो इंटेंसिटीज बेस्ड ऑन टेरेन, पर्सनल एफर्ट और अदर फैक्टर्स। तो फाटलिक ट्रेनिंग में जो भी एथलीट्स है वो टेरेन के हिसाब से, नहीं तो उनका हाई और लो इंटेंसिटी का जो भी बेस है उसके हिसाब से, उनके जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये वेरिएबल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी इंटरवल ट्रेनिंग के बेनिफिट्स। सो फर्स्ट बेनिफिट इज इम्प्रूव्ड कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। द मेथड enhances both aerobic and anaerobic capacities, contributing to improved overall cardiovascular फिटनेस। तो इंटरवल मेथड से सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था। एरोबिक और एनारोबिक बोथ सिस्टम पे ये आपके वर्क करता है, और ये बहुत इम्प्रूवमेंट बोथ द सिस्टम ये आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। Second is calorie expenditure. Interval training is effective for burning calories, making it is a valuable tool for weight management and fat loss। तो ये फैट लॉस वेट मैनेजमेंट में कैलोरिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। थर्ड है टाइम एफिशिएंसी। Compared to the continuous training, interval training allows for effective workouts in shorter duration, making it suitable for individual and time constraint। तो इसमें टाइम इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। जो भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग में जैसा क्या है कि आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको एक्टिविटी करना है, लेकिन इसमें क्या होता है इंटरवल ट्रेनिंग में कि आप शॉर्टर टाइम में भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। Fourth, adaptation for speed and power. The method is particularly effective in improving speed, power and ability to generate force। So इसमें आपको स्पीड और पावर दोनों भी ये चीज़ें स्पीड एंड पावर आपको इम्प्रूव होने में इससे हेल्प होती है। ओके, इंटरवल मेथड का नेक्स्ट है कंसिडरेशन एंड वेरिएशन। सो फर्स्ट इज वर्क टू रेस्ट रेशियो। द रेशियो ऑफ वर्क टू रेस्ट कैन बी एडजस्टेड टू टारगेट स्पेसिफिक एनर्जी सिस्टम और फिटनेस गोल्स। एग्जांपल 1:1, 2:1 और 1:2 रेशियोज। ये जो भी आपका वर्क और रेस्ट पीरियड है, ये आप 1:2 मतलब एक एक आपने एक्टिविटी किया और उतना ही रेस्ट, मतलब 30 सेकंड एक्टिविटी 30 सेकंड रेस्ट, नहीं तो 60 सेकंड एक्टिविटी 30 सेकंड रेस्ट, और 30 सेकंड एक्टिविटी 60 सेकंड रेस्ट। ये जो भी आपके वर्कआउट के हिसाब से वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एथलीट्स कैन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और नंबर ऑफ इंटरवल्स ओवर द टाइम फॉर कंटिन्यूस एडेप्टेशन। तो ये एडेप्टेशन होने के लिए अगर आप अभी पहले 8 रिपीटेशन कर सकते थे, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम वो आप 8 रिपीटेशन बहुत ही इजीली कर रहे हैं सेम पेस से, तो आप उसको 10 रिपीटेशन कर सकते हो, और नहीं तो आपको पेस भी बढ़ा सकते हो आप। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइजेशन। Interval training can be adapted to accommodate varying fitness level, ensuring appropriate ट्रेनिंग फॉर इंडिविजुअल्स।
तो इसमें इंडिविजुअलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर एक एथलीट से सिमिलर नहीं होता, तो इंडिविजुअल के हिसाब से इसमें ट्रेनिंग में आप चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेशन मेथड। So the repetition method is sports training approach focus on performing specific exercise or movement repeatedly for predetermined number of repetition और set period। तो इस मोस्टली हम जिम में देखते हैं और जिम्नेशियम में देखते हैं कि रिपीटेडली एक्टिविटी करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके 2-3 सेट करते हैं, जैसे कि पुलअप है, पुशअप्स है। इनके 10-10 रिपीटेशन करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में फिर से रिपीटेशन करते हैं। तो ये सब कुछ इसको ही रिपीटेशन मेथड कहा जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू improve muscular strength, hypertrophy, muscle size and muscular endurance। सो रिपीटेशन मेथड मोस्टली मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपकी मसल साइज और मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ाने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यूजफुल होती है। द रिपीटेशन मेथड इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग, टारगेटिंग स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स थ्रू द कंट्रोल एंड रिपीटेटिव मूवमेंट्स। तो रिपीटेशन मेथड ये फंडामेंटल कंपोनेंट है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग में। इससे क्या होता है कि ये स्पेसिफिक मसल ग्रुप टारगेट करता है और वो कंट्रोल करता है रिपीटेटिव मूवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज रिपीटेशन मेथड प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। Athletes perform a specific exercise or movement for multiple repetition consecutively। तो consecutively आपको मल्टीपल रिपीटेशन करना है, उसका एग्जीक्यूट करना है, मतलब आपको 10-15 जो भी आपको काउंट दिया रहेगा, तो आपको वो कंटिन्यूसली करना है। परफॉर्मिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशन ऑफ बारबेल स्क्वाट्स। अभी बारबेल स्क्वाट्स है, तो आपको 10 रिपीटेशन कंटिन्यूसली, आपको इसके 3 सेट्स और 5 सेट जो भी आपके लेवल है, जो भी आपको गोल स्पेसिफिक है, वो आप इससे इसको आपको करना है। Next is load and resistance. Load selection. The resistance or weight used for the exercise is typically moderate to heavy depending upon the training goal। जैसे आपको फर्स्ट सेट करना है, तो आप डायरेक्टली मैक्स आपका मैक्स वेट नहीं ले सकते, तो आपको उससे थोड़ा 20% 30% कम लोड लेके आपको वो रिपीटेशंस करना है। Intensity. The goal is to select a load that allows the athletes to complete the desired number of repetitions with proper form while inducing fatigue by end of the set। तो आपको जो भी आपका इंटेंसिटी है वो आपको ऐसे रखना है कि जो भी आपने वेट लिया है, समझ लो आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो अगर आपने फर्स्ट 15 kg लिया है, तो वो 15 kg आपको 10 रिपीटेशन तक वो जाना ही चाहिए लास्ट तक। नहीं तो कि ऐसा ना हो कि आपने डायरेक्टली 30 kg ले लिया और उससे एक ही रिपीटेशन हो पा रहा है। इसको रिपीटेशन मेथड नहीं बोलते। तो रिपीटेशन मेथड में आपको लोड थोड़ा कम रखना होता है, ताकि आप मैक्सिमम रिपीटेशन उसमें कर सकते हैं एक सेट में। सो नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिपीटेशंस। रिपीटेशन रेंज। द नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेट कैन वेरी बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से रिपीटेशन मेथड, नंबर ऑफ रिपीटेशन ये डिफाइन होते हैं। जैसे कि कुछ ट्रेनिंग में 3 रिपीटेशन भी मैक्सिमम है, जैसे कि स्नैच है, उसके बाद में डेड लिफ्ट है, इसमें 3 रिपीटेशंस में भी उनको मैक्सिमम लोड कैरी होना है, वो कैरी करना पड़ता है। उसके बाद में कुछ ज़्यादा है, पुशअप्स है, पुलअप्स है, इनके 10 रिपीटेशन और उससे और ज़्यादा कर सकते हो, 15-20। चेस्ट प्रेस है जिम्नेशियम में। ये सब कुछ, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन आपकी एक्सरसाइज और आपके गोल के हिसाब से वेरी होता है। Next is strength versus endurance. Low repetitions, example 4 to 6 repetition are often used to strength development, while higher repetition ranges, uh, 12 to 15 repetition में target muscular endurance और hypertrophy। अगर आपका गोल जो है उसके हिसाब से इसका रिपीटेशन चेंज होता है। अगर आपको कम रिपीटेशन में अगर आपको स्ट्रेंथ डेवलप करना है, तो आपको मैक्सिमम वेट लेके कम रिपीटेशन करना है। लेकिन आपको इंड्योरेंस इंक्रीज करना है, अगर नहीं तो मस्कुलर साइज इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम रिपीटेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप कम लोड भी ले सकते हो। फोर्थ है रेस्ट पीरियड। Rest period between the set. Adequate rest is provided between the sets to allow for partial recovery, ensuring that each set can be performed with the intended intensity। अगर आपको 5 सेट करना है, तो एक सेट के बाद आपको जो भी डिजायर्ड रेस्ट पीरियड है वो आपको लेना ही होगा, 1 मिनट 2 मिनट्स, जो भी आपके एक्सरसाइज के हिसाब से है
वो आपको उतनी देर रेस्ट करना है, एक्टिव वॉक करना है तो वो भी कर सकते हो, जो भी डिफाइंड है। नहीं तो आप नॉर्मल आप बैठ सकते हो एक जगह, ताकि आप फुल्ली रिकवर हो जाए और नेक्स्ट सेट के लिए आप रेडी हो जाए, क्योंकि हमको सभी सेट सेम इंटेंसिटी और थोड़ा मैक्सिमम इंटेंसिटी से करना है। लास्ट है रिकवरी टाइम। रेस्ट पीरियड्स कैन बी can vary from shorter durations for muscular endurance to longer intervals for strength focus training। सो रेस्ट पीरियड है जो भी 30 सेकंड है, 1 मिनट है, जो भी हमने अभी बात किया है, तो वो वेरी होता है। जैसे कि आपको मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करना है तो उसके लिए कम होगा, लेकिन आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसके लिए आप रिपीटेशन कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा आपको रेस्ट पीरियड लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रिपीटेशन मेथड के टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप है स्ट्रेंथ रिपीटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है लोअर रिपीटेशन, 4 to 6 रिपीटेशन विथ फोकस ऑन लिफ्टिंग हेवियर वेट्स टू प्रमोट द स्ट्रेंथ गेन्स। तो जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा है कि अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करना है, तो आपको 4 to 6 ही रिपीटेशन करना है, लेकिन आपका जो वेट रहेगा वो हेवियर रहेगा। ओके, इसमें रेस्ट पीरियड देखेंगे। रेस्ट पीरियड, लॉन्गर रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स टू मैक्सिमाइज रिकवरी। तो जैसे कि हमने पहले स्लाइड में भी देखा था कि अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम वेट भी लेते हो, तो उससे उसको आपको रिकवरी होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आपका रिकवरी टाइम भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज hypertrophy repetitions। So hypertrophy is nothing but the increase of the muscle size। So objective है कि moderate repetition, 8 to 12 repetition aim at inducing muscle hypertrophy और size development। अगर आपको मसल का साइज डेवलप करना है तो आपको 8 to 12 रिपीटेशन करना है। आपको जो भी आपका वेट है, जो आप 3-4 सेट्स कर सकते हो, उसको लेके। इसमें रेस्ट पीरियड होता है मॉडरेट रेस्ट पीरियड टू मेंटेन अ लेवल ऑफ फटीग। तो आपका जिससे फटीग जिससे ना आए उतना रेस्ट पीरियड आपको लेना है। थर्ड है इंड्योरेंस रिपीटेशंस। ऑब्जेक्टिव हायर रिपीटेशन रेंजेस फ्रॉम 15 to 20 रिपीटेशन टू इम्प्रूव मस्कुलर इंड्योरेंस। अगर कोई एक्सरसाइज है जिससे आपको मस्कुलर इंड्योरेंस इंप्रूव करना है तो उससे आपको 15 to 20 रिपीटेशंस करना है, लेकिन उसमें वेट थोड़ा और कम रहेगा। रेस्ट पीरियड, शॉर्टर रेस्ट पीरियड टू चैलेंज द इंड्योरेंस कैपेबिलिटी। जैसे कि इंड्योरेंस में क्या होता है कि आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक करना होता है, तो इसमें आपका रेस्ट पीरियड भी दो बिटवीन द टू सेट कम रहेगा। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेशन मेथड के बेनिफिट्स देखेंगे हम। फर्स्ट बेनिफिट है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। सो द रिपीटेशन मेथड इज इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ बाय रिपीटेडली चैलेंजिंग मसल्स विथ प्रोग्रेसिवली हेवियर लोड्स। तो अगर आपको स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो आपको रिपीटेशन मेथड ये बहुत ही यूजफुल है। तो इसमें क्या होता है कि ये वेरी इफेक्टिव फॉर इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ बाय रिपीटेडली चैलेंजिंग द मसल। तो आप वो मसल को रिपीटेडली चैलेंज करके आप उसको बिल्ड करते हो। ओके, और प्रोग्रेसिवली आप हेवियर लोड भी लेते हो। Next is hypertrophy. Moderate repetition ranges and higher volumes contribute to muscle hypertrophy, promoting increase in muscle size। अगर आपको मसल साइज डेवलप करना है तो आपको मॉडरेट रिपीटेशन हायर वॉल्यूम के साथ करना है। नेक्स्ट इज मसल endurance। Higher repetition ranges to improve endurance capacity of muscle, enhancing their ability to perform sustained efforts। अगर किसी को मस्कुलर endurance बढ़ाना है तो रिपीटेशन मेथड से ये बढ़ सकता है, ये इसका मेन बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्किल डेवलपमेंट। सो रिपीटेशन मेथड अलाउज एथलीट्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ स्पेसिफिक मूवमेंट्स थ्रू द रिपीटेड प्रैक्टिस। सो आप जैसे कि हमको पता है जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो मूवमेंट आपको उतना ही और बेहतर तरीके से करते आता है। तो रिपीटेशन मेथड में ये एक स्किल डेवलप होता है कि जितने बार आप रिपीटेडली सेम फॉर्म में करते हो, प्रॉपर फॉर्म में करते हो, तो आपको वो स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। Next is progressive overload. Athletes progressively increase the resistance or load over time to ensure continuous adaptation and improvement। जैसे कि आपने 1-2 वीक तक सेम वेट और सेम इंटेंसिटी सेम रिपीटेशंस किया है, तो उसके बाद में बॉडी को वो अडेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप 10 और 20% लोड इंक्रीज करके आपकी बॉडी की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज पीरियडाइजेशन। ओके, ये रिपीटेशन मेथड के कंसिडरेशन एंड वेरिएशन है। सो सेकंड कंसिडरेशन वेरिएशन है पीरियडाइजेशन। द रिपीटेशन मेथड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एडजस्टिंग रेप्स रेंजेस एंड लोड्स बेस्ड अपॉन द ट्रेनिंग फेजेस। तो रिपीटेशन मेथड में क्या होता है कि
जो भी आपको पीरियडाइज है, जो भी आपको पीरियड लेना है ट्रेनिंग में, आप उसमें ये डाल सकते हो। इसमें आप आपके रेपुटेशन भी एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद में लोड भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस के लिए वो इसमें आप कर सकते हो। Third is form and technique. So emphasis should be placed on the maintaining proper form and technique throughout each repetition to reduce the risk of injury and optimize the training benefits. तो अभी जैसे कि हमने देखा है कि मिनिमम लोड और मैक्सिमम रिपीटेशन कर रहा है, तो कुछ एथलीट्स क्या रहते हैं, क्या करते हैं कि मैक्सिमम रिपीटेशन जल्दी से ख़त्म करने के लिए वो एक्सरसाइज फास्ट करते हैं, लेकिन इसमें आपका फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म बिगड़ता है, अगर वो चेंज होता है, तो ये इससे इंजरी भी हो सकती है और आपका वो स्किल भी डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको फॉर्म और टेक्निक में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप कम रिपीटेशन करो, लेकिन वो फॉर्म और आपका टेक्निक वो वही रहना चाहिए जो आपके एक्सरसाइज के लिए, जो आपकी स्पोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है। एंड लास्ट है इंडिविजुअलाइजेशन। द रिपीटेशन मेथड कैन बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल फिटनेस लेवल एंड गोल्स, मेकिंग इट अप्लीकेबल टू द लॉन्ग रेंज ऑफ एथलीट्स। सो ये मेथड है, ये सभी के लिए है, लेकिन इसमें आपको जो भी इंडिविजुअल है, जिनके लिए जिनका वेट कम ज़्यादा है, जिनका हाइट कम ज़्यादा है, जिनका रेस स्पेसिफिक है, किसी का रेस अलग है, किसी का वो रेस है, तो उसके हिसाब से आप इंडिविजुअलाइजेशन इसका कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इनको वो रिपीटेशन मेथड का ट्रेनिंग दे सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम आंसर देने की ट्राई करूँगा। ओके, तो ये है हमारा अभी सेशन चलते रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद।